हेलो स्टूडेंट। मैं उज्जवल कुमार पांडे आप सभी का स्वागत करते हैं जीटेक पॉली के यूट्यूब चैनल पे। तो कल के वीडियो में हमने बात किया था केवल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में। तो आज वहीं से हम लोग सिलेबस के बारे में यहाँ तक कंसीडर कर लिए थे। हम लोग इसे समझ लिए थे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज से एक नए टॉपिक के साथ हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे हमने टॉपिक मेंशन किया है जो आपके सिलेबस से ही, यहीं से हमने इस टॉपिक को मेंशन किए हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उसके बाद से दूसरा जो हमने देखने वाले हैं, दूसरा जो टॉपिक हमारा रहेगा, कंसेप्ट, सिस्टम कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम। कितने टाइप्स के सिस्टम होते हैं, कितने टाइप्स के कंसेप्ट होते हैं, ये आपको सभी ने कल के वीडियो में हमने बता दिया था, जो इंट्रोडक्शन सिलेबस का इंट्रोडक्शन था। जो तीसरा हमारे पास टॉपिक रहने वाला है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, यानी कि डिफरेंस बताना है हमें सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में। जो चौथा हमारे पास टॉपिक रहने वाला है, वो प्रारंभिक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। एक शुरुआत सॉफ्टवेयर का कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कैसे हमने एक सॉफ्टवेयर को कैसे बनाए थे, यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे। जो पांचवा हमारे पास टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या बोलते हैं हम लोग, कैसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम उसे जानेंगे, तो इसे हम लोग देखने वाले हैं। तो छठवां जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है, कंट्रोल फ्लो बेस ऑफ डिजाइनिंग, यानी क्या कंट्रोल रहेगा हम किसी एल्गोरिथम को रोकने के लिए, किसी सॉफ्टवेयर को रोकने के लिए, उसे देखने के लिए, उसे चेक करने के लिए, इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सेवन जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है, डाटा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड डिजाइनिंग, यानी किसी डाटा को क्या, किससे रिलेट करके एक डिजाइन बनाते हैं, उसका क्या अप्रोच होता है एक डिजाइन करने के लिए, डाटा को क्यों डिजाइन किया जाता है, ये सारे इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं। जो सेवंथ हमारे एट जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग, यानी किसी ऑब्जेक्ट को, यानी किसी वस्तु को किससे, किसी ओरिएंटेड को, यानी किसी से कनेक्ट करके कैसे हम लोग क्रिएट करें, किसी एक सॉफ्टवेयर को एक वस्तु से कैसे कनेक्ट करके एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन करें, उसके बारे में आज इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। तो आपके 8 टॉपिक रहने वाली है फर्स्ट यूनिट में। तो वन बाय वन करके आज के सेशन से हम लोग कंटिन्यू करते हैं, एक एक टॉपिक को लेकर और डीप तक उसे समझते हैं और पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप चलते हैं, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर क्या है, देखिए सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दिस इज ए सिस्टमेटिक अप्रोच, यानी कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, एक फॉलो है। जो भी काम करते हैं आप लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि कहीं जा रहे हैं, तो जाने से पहले आप लोग सबसे पहले उससे तैयार होंगे, उसके बाद से कपड़े वपड़े पहनने के बाद से आप घर से चलेंगे, फिर से गाड़ी पकड़ेंगे, वहाँ से सारे स्टेप को फॉलो करके आप एक जगह पे पहुँचते हैं। उसी तरह से ये क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है टू द डेवलपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर। यानी क्या होता है कि जब भी हम डेवलपमेंट करते हैं किसी सिस्टम को और मेंटेनेंस यानी देख रेखाव करते हैं, सावधानियां देखते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। अब जैसे कि हिंदी में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो हिंदी में भी पढ़ने वाले हैं, जो यूपी बोर्ड से आए होंगे, जिन्हें इंग्लिश, तो यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में आपको हम पढ़ाने वाले हैं और दोनों लैंग्वेज में हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक संगठित सिस्टमेटिक तरीका है जिसके माध्यम से हम सॉफ्टवेयर को डेवलप यानी बनाते हैं और चलाते हैं और उसे सुधारते भी हैं, यानी मेंटेनेंस भी करते हैं। कोई भी चीज़ को खराबी, जैसे आप लोग क्या करते हैं कि बाइक लेते हैं तो बाइक को जाकर सर्विसिंग डे बाई डे कराते हैं, यानी जब भी उसका टाइम आ जाता है सर्विसिंग का तो आप कराते हैं। एक सिस्टमेटिक चलता है, जब भी एजेंसी से आप लोग बाइक लेकर आते हैं, उसी तरह से एक सॉफ्टवेयर का भी सिस्टम होता है कि कब उसे मेंटेनेंस करना है। जैसे कि आपके पास नोटिफिकेशन आती है अपडेट का, यानी कुछ उस सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ चेंजेज हुआ है, इसलिए उसका मेंटेनेंस करने के लिए आपको अपडेट करना पड़ता है। दूसरा जो हमारे पास रहने वाला है, दूसरा जो टॉपिक है इसी में का हेडिंग है, जो दूसरा वो क्या करेगा, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टू द क्रिएट हाई क्वालिटी रिलेबल एंड इफिशियंसी सॉफ्टवेयर टू मीट यूजर नीड। यानी कि जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जब भी क्रिएट करते हैं, तो एक यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। एक किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को उस सॉफ्टवेयर को चलाने के आसान तरीका हो, उसे ये ना हो कि हमने कहीं सॉफ्टवेयर बना दिया, उसे चलाते समय किसी का अप्रोच ना हो, वो चला ही नहीं पा रहा है, तो ऐसा भी हमें उस सॉफ्टवेयर को क्रिएट नहीं करना है। तो इसीलिए हम यहाँ पे देखे लिखे हैं कि इसमें इंजीनियर के प्रिंसिपल, यानी कुछ प्रिंसिपल होती हैं
जिसे यूज करके एक यूजर एक सॉफ्टवेयर को क्या करता है, क्रिएट करता है, बनाता है, जो यूजर फ्रेंडली होती है, यानी सबको वो आसानी इस भाषा में उसे समझ में आ जाए, उसे चला लें। जो हमारे पास रियल एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लें, मान लीजिए कोई आपका, जैसे कि हम समझ लें कि सॉफ्टवेयर को बनाने का अप्रोच, जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई बोल दिया कि एक बैंकिंग सिस्टम को आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो आपको क्या कर दिया, आइडिया दे दिया, यानी बना दिया। तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को अगर फॉलो नहीं करते हैं तो आप कैसे भी तरीके के आप कोड लिख सकते हैं, कहीं पे भी लिख सकते हैं, कुछ भी उसमें फील्ड लगा सकते हैं, कहीं पे भी कितना पैसा ट्रांजेक्शन दिखा सकते हैं। तो ये सारे क्या हो गया, अनसिस्टमेटिक तरीका हो गया। लेकिन इसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को अगर सिस्टमेटिक तरीके से करें तो उसका कोड कहाँ पे लिखना है, कहाँ पे कौन सा लाइन लिखना है, कहाँ पे कौन सा फंक्शन रखना है, कहाँ पे कौन सा बटन रखना है, तो आपको ये सारे चीज़ों को बारे में पता होना चाहिए। तो इसी के बारे में हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या पता होना चाहिए, जो पहला स्टेप हमारे पास होना चाहिए एक गुड सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, यानी अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए पहला जो हमारे पास होता है रिक्वायरमेंट एनालाइजिंग, यानी कि जो भी ज़रूरत है उस ज़रूरत को हम समझें कि क्या नीड है इस मार्केट में आने के लिए, एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, क्या उस सॉफ्टवेयर को क्यों बना रहे हैं, उसका क्या काम है, उसका पर्पज क्या है। तो उसको सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं, उसे देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर जो हम बना रहे हैं ये क्या बेसिकली चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, मार्केट में इसका काम करेगा कि नहीं करेगा, इसे यूजर पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसको पहले हम लोग ज़रूरत के सामाने को इकट्ठा कर लेंगे, यानी समझ लेंगे। दूसरा जो हमारे पास होता है डिजाइनिंग, यानी उसका एक प्रॉपर डिजाइन करेंगे, स्ट्रक्चर किस तरह का स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि हम लोग घर बनवाते हैं, तो घर बनवाने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसका प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें इस कट्ठे इतने घर बनवाने हैं, इतने कमरे रहेंगे। उसके बाद से किसी इंजीनियर से जाके हम उसका डिजाइन करवाते हैं कि कहाँ पे कौन सा कमरा रहेगा, कहाँ पे किचन रहेगा। उसी तरह से एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उसका फंक्शनैलिटी को भी हम लोग डिजाइन करते हैं। सबसे पहले उसे एनालाइज करते हैं कि कहाँ पे कौन सा फंक्शन रहेगा, कहाँ पे कौन सा बटन रहेगा। तो इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, दूसरा जो स्टेप में देखते हैं वो क्या देखते हैं, डिजाइनिंग यानी बनाने। जो तीसरा हम लोग देखते हैं उसका यानी कोडिंग करते हैं एक स्टैंडर्ड वे में, एक गुड कोडिंग, यानी कि उसका अच्छे लेवल का कोडिंग करते हैं कि कोई सिक्योरिटी, कोई किसी का कोड ऐसा ना हो कि समझ में ना आए, उसे स्टेप बाय स्टेप कोड करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड तरीके से हम लोग कोडिंग करते हैं, उसका जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके, जावा हो गया, पाइथन हो गया, सी हो गया, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके उससे हम लोग क्या करते हैं, एक कोडिंग करते हैं सिस्टम पे। तो तीसरा अप्रोच क्या हो गया, फिर उसके बाद से हम लोग कोडिंग करते हैं। चौथा हमारे पास क्या हो गया कि जब भी हम कोड कर लेते हैं अपने सिस्टम में, फिर उसे टेस्ट करते हैं कि चल रहा है, जो हमने डिज़ाइन दिया गया है वो क्या वो डिज़ाइन परफेक्ट काम कर रहा है कि ना, उसी तरह से हमने कोड लिखा है कि नहीं लिखा है। तो उसको हम लोग टेस्ट करके देख लेते हैं कि सेम वैसा ही है कि नहीं है। अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग उसे क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। उसी तरह से इसमें किस में चेक करते हैं, टेस्टिंग में करते हैं। उसके बाद से जब भी हम टेस्टिंग कर लिए, उसके बाद से क्या होता है, पांचवा जो हमारे पास स्टेप आता है वो मेंटेनेंस का आता है। यानी कि जब भी हम सॉफ्टवेयर को बना लेते हैं, सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर देते हैं, तो उसको हमें मेंटेनेंस भी करना चाहिए। ये नहीं कि हमने प्रोडक्ट को क्या कर दिया, मार्केट में बेच दिया और उस प्रोडक्ट को जो भी सामान खराब हो रहे हैं उसका हमारे कोई गारंटी नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी सॉफ्टवेयर को आपका अपडेट आती है, तो अपडेट का मतलब क्या है कि यूजर को आपको बता दिया जाता है कि इसमें नए फीचर इंक्लूड किया गया है, आप इसे अपडेट करेंगे तो इस नए फ्यूचर को फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उसी तरह से क्या होता है, मेंटेनेंस, यानी सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस किया जाता है कि सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहीं पे एरर तो नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें, कहीं पे साइट तो डाउन तो नहीं हो गया। तो ये सारे हम लोग किस में करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। जो लास्ट स्टेप हमारे पास क्या रहता है, मेंटेनेंस का रहता है। एक गुड सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने का ये अप्रोच होता है। तो इसी अप्रोच को हम लोग वन बाई वन इसी टॉपिक में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले हैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन के साथ देखने वाले हैं। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है कि आप लोग जानते होंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर आपको पता चल गया कि एक सिस्टमेटिक तरीके से किसी भी सॉफ्टवेयर को हम लोग डिजाइन करते हैं चलाने के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। अब हमने पूछ दिया कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, तो सभी लोगों को पता होगा एक ही टाइप का, लेकिन नहीं, यहाँ पे 5 टाइप के आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। दूसरा जो आपका पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तीसरा जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है। चौथा जो आपके पास होता है वो मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर होता है। पांचवा जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, एप्लीकेशन, मिडिलवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो ये 5 सॉफ्टवेयर आपके पास
यहाँ पे रहने वाले हैं। इन्हीं को आपके वन बाय वन एक सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्या किसको सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, किसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, किसको हम लोग प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, किस सॉफ्टवेयर को हम मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर बोलते हैं, किसको हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो आइए वन बाय वन करके इस सॉफ्टवेयर को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो पहला जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है वो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को कनेक्ट करे और किसी दूसरे एप्लीकेशन को चलाने का अनुमति दे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यानी कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जैसे कि आपके पास ओएस हो गया, विंडो हो गया, ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है कि वो किसी दूसरे एप्लीकेशन को चलाने का अनुमति देता है, आपके डिस्प्ले और आपके कंप्यूटर के पार्ट को क्या करता है, कनेक्ट करता है। उसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे यहाँ पे लिखा होगा कि सॉफ्टवेयर दैट मैनेज एंड कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर सो दैट एप्लीकेशन। यानी कि जो भी हार्ड सॉफ्टवेयर होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो क्या करते हैं, एक हार्डवेयर को कनेक्ट करके दूसरे सॉफ्टवेयर को चलने के अनुमति देते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि यहाँ पे देखिए, वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलने में मदद करता है। जैसे कि मान जाइए कि आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस। ओएस क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडो, विंडो भी आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स, लाइनेक्स भी क्या है, यानी लिनक्स आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मैक ओएस, ये भी क्या है, एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दूसरा, जो भी आपका ड्राइवर होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो जहाँ पे भी आपको ओएस की बात कर दिया जाए, मैक ओएस की बात कर दिया जाए आपको, तो ये क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। दूसरा जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब कि जैसे कि आप लोग मल्टीपल प्ले स्टोर पे जाते हैं, वहाँ से मल्टीपल ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कोई भी जैसे गूगल हो गया, वो भी क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे कि आप गेम किसी को खोलते हैं किसी ऐप से, वो भी आपका क्या हो गया, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो इसे देखिए क्या होता है, सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प द यूजर परफॉर्म स्पेसिफाइड टास्क। यानी कोई भी टास्क को हम परफॉर्म करते हैं एक इजी तरीके से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, एमएस वर्ड, एमएस वर्ड आपका क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। एक्सेल आपका क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, कौन सा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। पावर पॉइंट, ये भी क्या हो गया आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। कोई भी आप ब्राउज करते हैं, यानी क्रोम आपका भी बताया, जो गूगल है वो भी हमारा क्या, ब्राउज सिस्टम है, तो उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही बोलते हैं। कोई भी गेम्स हो गया वो भी आपका सॉफ्टवेयर होता है, कोई भी मोबाइल में आपका ऐप है वो भी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये सब क्या है, आपके एप्लीकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तीसरे सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग बात करेंगे, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। यानी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी प्रोग्राम को पढ़ते हैं, उस प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं किसी एप्लीकेशन को, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। यानी किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। जैसे कि मान जाइए कि सॉफ्टवेयर यूज बाई डेवलप रिटन टेस्ट एंड डिबगिंग प्रोग्रामिंग। यानी कि जहाँ पे हम किसी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, डिबगिंग करते हैं किसी कोड को, वो किसी कोड को लिखते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग सिस्टम। जैसे कि आप लोग देखते हैं जीसीसी, टर्बो सी प्लस प्लस, यहाँ पे आपका क्या करेंगे, टर्बो सी प्लस प्लस, सी का कोड लिखेंगे, सी प्लस प्लस का कोड लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, एक एडिटर होता है, वही उसी को हम लोग बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है कि कोड को, आपके कोड जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं उसका कोड लिखते हैं, उसे चेक करता है, कंपाइल करता है, रन करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कंपाइलर। इंटरप्रीटर, जैसे पाइथन लैंग्वेज हो गया आपका, जावा इंटरप्राइज हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप जिस जावा के कोड को, पाइथन के कोड को जिस एडिटर पर लिखोगे, आप इंटरप्रीट करोगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ये किसके द्वारा होगा, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा। अगर आपके पास प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो कोई भी आप प्रोग्राम उस पर नहीं लिख सकते हैं, नहीं चला सकते हैं। दूसरा, आपका जो भी नोट पैड प्लस प्लस आप चलाते हैं वो क्या है, एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखते हैं, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पे हम कुछ ना कुछ लिखते हो, क्रिएट करते हो, बनाते हो,
उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। चौथा सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें, मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर। मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर क्या करता है कि दो सॉफ्टवेयर के बीच कनेक्ट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर। यानी दो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कनेक्ट कर दे, जैसे कि मल्टीपल सॉफ्टवेयर समझ लीजिए, आपके डाटाबेस हो गया, आपके मैसेज जो भी बात करते हैं, तो मैसेज डाटाबेस क्या हो गया कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया आपका, जो भी आप डेवलप करेंगे, जो भी सिस्टम आप बनाएंगे, जैसे आप कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे जो भी फोटो डाल रहे हैं वो एक एप्लीकेशन बना हुआ है, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन उसका जो डाटा आपके किसी दूसरे एप्लीकेशन में जा रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मिडिलवेयर, जहाँ पे आपके डाटा स्टोर कर रहा है, किसके द्वारा कर रहा है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो वहाँ पे जो भी कनेक्शन होती है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई ऐप ले लिया, जैसे कि आपका इंस्टा ले लिया, और यहाँ पे जो भी हमने इमेज डालेंगे, वो इमेज तो वहाँ पे सेव रहेगा। तो सेव जो रहेगा वो सब एप्लीकेशन में थोड़ी रहेगा, वो किस में रहेगा, डाटाबेस में रहेगा। तो डाटाबेस में जो कनेक्ट करते हैं, यानी एक एप्लीकेशन से दूसरे, यानी जो इंस्टाग्राम से हमारा डाटाबेस को कनेक्ट कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर। जो पांचवा सॉफ्टवेयर है, उसे जिससे लास्ट सॉफ्टवेयर इसमें बोला जाता है टाइप्स ऑफ, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है कि ऑप्टिमाइज कर देता है, कंप्यूटर को हेल्प करता है और मेंटेन करता है किसी भी सॉफ्टवेयर को। जैसे कि मान लीजिए कि आपका एंटीवायरस, एंटीवायरस क्या है कि जब भी आपका सॉफ्टवेयर, आपका सिस्टम जो चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, तो लेक करने लगा, लेक करता है, तो आप क्या करते हैं, जाते हैं मार्केट से 200-150 रुपए के एंटीवायरस खरीद कर अब अपने सिस्टम में क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जो भी आप एंटीवायरस की यूज करते हो, एंटीवायरस बनाते हो, एंटीवायरस को खरीद कर अपने सिस्टम में डाल देते हो, वो क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद से आपको बात कर लें, दूसरा टॉपिक जो हमारे पास है, सिस्टम कंसेप्ट। सिस्टम कंसेप्ट में क्या होता है कि जो भी हम सिस्टम को करते हैं, तो उसका क्या कंसेप्ट रहने वाला है, एक सिस्टम को बनाने के लिए किस किस अप्रोच से हम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये सिस्टम is a set of interpreted components that work together to achieve a command goal। यानी कि किसी भी चीज को अचीव करने के लिए जो भी स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस को करते हैं, यानी जो भी हम वर्क करते हैं टुगेदर, मतलब साथ साथ, उसी को हम लोग बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, एक सिस्टम एक ऐसा सिद्धांत घटक होता है जो समूह होता है, जो एक साझा कमांड गोल को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं। यानी कि जब भी एक सिस्टम को बनाने के लिए तो मल्टीपल चीज़ों को चाहिए, मल्टीपल सामान चाहिए। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम कंसेप्ट में भी देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका स्कूल हो गया, तो स्कूल क्या होगा, एक सिस्टम होगा। वहाँ पे अगर बच्चे कोई नहीं जाएं, कोई आप लोग नहीं जाएंगे, तो स्कूल चलेगा नहीं। तो क्या हो गया, दो एक दूसरे के ज़रूरत हो गए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टम का कंपोनेंट। तो कितने तरह के कंपोनेंट होते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम कितने तरह के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, स्टैटिक सिस्टम और डायनेमिक सिस्टम। ये चार तरह के आपके पास सिस्टम होते हैं। यानी कौन कौन से होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, डायनेमिक सिस्टम और स्टैटिक सिस्टम। तो इन्हीं के बारे में वन बाय वन करके हम लोग बात करेंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लें, ओपन सिस्टम क्या होता है, यानी खुली सिस्टम। खुली सिस्टम का मतलब आपको बता दें सिंपल तरीके से, तो जैसे कि आप लोग जाते हैं किसी मार्केट में, तो मार्केट से कोई सामान खरीद, जैसे ठेला वाला एक पकौड़ी के सामान दुकान लगाता है, तो सबसे पहले क्या करता है कि किसी मार्केट में जाता है, वहाँ से सामान को खरीद कर लाता है। उसी सामान को खरीद को जो लाया है, उसी सामान को बनाता है, फिर वो क्या कर देता है, बेच देता है। उसी को हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम। यानी देख लीजिए आपको क्या है, एनी ओपन सिस्टम इंटरेक्ट विथ द इन्वायरमेंट। यानी कि इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि पर्यावरण। जैसे कि आपका हो गया, जैसे इस समय क्या चल रहा है, इन्वायरमेंट जहाँ पे आप रह रहे हैं वो क्या है, एक इन्वायरमेंट है। जहाँ पे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एक कैसा है, एक इन्वायरमेंट है। इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंट। इट टेक्स इनपुट फॉर द इन्वायरमेंट एंड गिव द आउटपुट। यानी वो क्या करेगा, इन्वायरमेंट से कोई चीज़ को खरीदेगा, फिर उस चीज़ को बनाएगा और फिर उसी इन्वायरमेंट में वो क्या कर देगा, बेच देगा। उसी को हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम। जैसे कि मान लीजिए कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, यहाँ पे देख लीजिए, समझ लीजिए हिंदी में अगर बताएं तो ओपन सिस्टम अपने इन्वायरमेंट
के साथ इंटरेक्ट करता है या बाहर से इनपुट लेता है और बाहर को आउटपुट दे देता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। यानी बाहर से इनपुट लिया फिर उसी बाहर वाले को आउटपुट दे दिया। जैसे आप दुकान पर जाते हैं तो आप पैसा देते हैं, तो क्या हो गया, आप बाहर वाले हो गए, तो पैसा लेगा फिर आपको कोई सामान देगा, तो भी क्या हो गया, एक ओपन सिस्टम का पार्ट हो गया। अब जैसे कि मान लीजिए कि इसमें दूसरा सिस्टम के बारे में बात कर लें। जैसे कि मान लीजिए कि एक दुकान है, यहाँ पे कोई सामान खरीदने हम गए तो उससे हम क्या करेंगे, पैसा देंगे, और जब पैसा देंगे तो पैसे के बदले में कोई ना कोई सामान देगा। तो हमने यहाँ से ओपन, यानी कि हमने क्या है, ओपन है, हमने गया फिर वहाँ से ओपन से क्या कर दिया, फिर उस सामान को हम लोग उससे बाहर लेकर आए, तो ये दोनों ओपन हो गए। इन दोनों को हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है, दूसरे सिस्टम के बारे में बात कर लें, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है, तो क्लोज सिस्टम के बारे में बात कर लें, जैसे कि ऐसा इन्वायरमेंट जो क्लोजली हो, केवल हम उसे इनपुट ले सकें लेकिन आउटपुट नहीं दे सकते। जैसे कि मान लीजिए घड़ी है, घड़ी में हम केवल टाइम को देख सकते हैं, लेकिन इससे ना हम कुछ ले सकते हैं, इसे निकाल नहीं सकते, ना उसे लगा सकते हैं। ये क्या है, एक क्लोज सिस्टम है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक क्लोज सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विथ द इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं रहता है, जैसे भी आप रखना चाहें वैसे रखिए। इट वर्क इंडिपेंडेंटली, डज नॉट टेक इनपुट, यानी कोई इनपुट नहीं लेता है, और गिव आउटपुट आउटसाइड, यानी केवल वो दूसरों को आउटपुट ही देता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्लोज सिस्टम। जैसे कि मान लीजिए आपका क्या हो गया, एक यहाँ पे हमने उदाहरण के तौर पे भी लिख दिया आपको समझने के लिए, वॉच। हमने आपको समझाने के लिए भी वॉच लिख दिए। जो तीसरा हमारे पास है वो कौन सा सिस्टम है, एस्थेटिक सिस्टम। एस्थेटिक सिस्टम क्या होता है कि ए एस्थेटिक सिस्टम इज द फिक्स एंड डज नॉट चेंज विथ द टाइम, यानी इसे एक फिक्स समय होता है, उसे हम नहीं चेंज कर सकते हैं। इट्स बिहेवियर रिमेन्स कंस्टेंट। रिमेन कंस्टेंट का मतलब होता है वो कंस्टेंट रहता है, हर जगह पे वही चीजें दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे 12 बज रहा है तो इंडिया में यहाँ पे कहीं पे भी चले जाए, किसी भी इंडिया में चले जाइए, जो इंडिया का टाइम होगा वो तो चेंज नहीं होगा, ये नहीं कि बदल जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये फिक्स टाइम हो गया, वो जो भी होगा वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कलम है, इस कलम को अगर हम, ये फिक्स है, अगर हम इसे करेंगे तो खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, तो यानी ये फिक्स है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही है। जैसे आप लोग, हम है, जैसे हम इस समय खड़े हैं वैसे ही है, अगर हमें चेंज करेंगे, अगर पैर पे मारेंगे तो पैर टूट जाएगी, तब तो चेंज होगा, फिर तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे ना, इस अवस्था में नहीं हो पाएंगे। तो जैसे आए हैं वैसे ही हैं हम। तो इसका मतलब क्या हो गया, एस्थेटिक सिस्टम, यानी गतिशील, यानी ऐसा सिस्टम जो गतिशील हो, चलता हो। जैसे आपका कार हो गया, वो कार कभी रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा, आप चलाते रहेंगे तो चलता रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे, डायनेमिक सिस्टम बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ए डायनेमिक सिस्टम चेंज विथ टाइम, अपने टाइम के साथ क्या करता हो, परिवर्तन होता रहे, उसी को हम लोग बोलते हैं इट इंटरेक्ट इनपुट एंड चेंज स्टेट, यानी कि क्या करे, वो अपना आउटपुट क्या करता रहे, इनपुट दे तो उसे आउटपुट अपना चेंज करता रहे। जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक बैंकिंग स्टेटमेंट, जब आप पैसा निकालेंगे तो पैसे निकालेंगे तो उसका बैलेंस आपका चेंज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज, जैसे पैसा डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जैसे पैसा आप लोग निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी पैसा घट जाएगा, और पैसा जब डालेंगे तो बढ़ जाएगा। तो वो क्या हो गया, ये डायनेमिक सिस्टम वह चल रहा है कि जैसा आप परिवर्तन कर रहे हैं वैसा परिवर्तन हो रहा है, जैसे आप इनपुट दे रहे हैं वैसा वो परिवर्तन हो रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक सिस्टम। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।